नमस्कार। चुनावी की खास पेशकश बिग फाइट देख रहे हैं आप। और इस वक्त उत्तराखंड में चुनाव को लेकर हम चुनावी चर्चा करेंगे, लेकिन उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों के लिए फिलहाल 56 उम्मीदवार ही मैदान में हैं, जबकि 63 प्रत्याशियों ने पर्चा भरा था। लेकिन जांच में 7 नामांकन रद्द कर दिए गए। 30 मार्च को नाम वापसी का अंतिम दिन है। इसके बाद चुनावी मोर्चे पर डटे प्रत्याशियों को लेकर तस्वीर साफ। अब मुझे तो जो हमारी निकटतम प्रतिद्वंदी पार्टी है वो कांग्रेस है। और जिस प्रकार कांग्रेस का चित्र देख रहा हूँ मैं आपको, मैंने आपको कुछ समय पूर्व बताया था कि नैनीताल संसदीय क्षेत्र में मैं जब कल गया नामांकन की 27 तारीख को, तो वहाँ के जो प्रत्याशी हैं उनके साथ इतनी बुरी स्थिति थी कि 200 लोगों से अधिक उनके पास नहीं हुई। वो जनसभा तक नहीं कर पाए और एक छोटी सी रोड शो करके वापस आए हैं। और जिस प्रकार 5 सीटों पर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अन्य दलों के प्रत्याशी कहीं टक्कर तो छोड़िए, अब दूर दूर तक नहीं है। पता नहीं ये कारण क्या है कि जनता में जिस प्रकार का उत्साह है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति जिस प्रकार लोगों की आस्था है, उसको देखकर लगता है कि कहीं सेंधमारी होने वाली नहीं है। और अपनी जमानत भी कई प्रत्याशी बचा लें तो ये बहुत बड़ी रही। आपने पिछले बार के 2 बार का टर्म देखा है। 2 बार अपने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर निशंक जी, रमेश पोखरियाल जी वहाँ मुख्यमंत्री रहे और लगातार सांसद रहे। 2 बार उन्होंने वहाँ से जीत हासिल की है। और इस बार त्रिवेंद्र जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बहुत ऊर्जावान हैं, उनकी बहुत अच्छी वहाँ पर पकड़ है। और मैं समझता हूँ कि जमानत बचानी भी मुश्किल है। वहाँ पर हरीश रावत जी के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं और आपको प्रतीत होगा जिस प्रकार का चित्र चल रहा है वहाँ, उससे प्रतीत होता है कि लगातार उनके पिताजी पिछले बार नैनीताल संसदीय क्षेत्र से जीते थे और बहुत बुरी तरह से हार हुई है। फिर विधायक का चुनाव लड़ा था उन्होंने लाल कुआं विधानसभा से, वहाँ भी 15,000 वोटों से वो हारे। और उनके पास एक रिकॉर्ड हो गया है कि वो हर बार हर चुनाव लगातार हार रहे हैं। और इधर भी उन्हें अपने बेटे के लिए लॉबिंग की है और मैं समझता हूँ कि वहाँ भी उनके हाथ कुछ आने वाला नहीं है। 2009 में देखिए, हरिद्वार की जनता ने विधानसभा चुनाव में ही ये साबित कर दिया है कि उनकी चाहत कौन है। सबसे अधिक सीट अगर उत्तराखंड में हमारी कहीं से आई है कांग्रेस पार्टी की, तो वो हरिद्वार लोकसभा सीट से आई हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि बहुत मेहनत वीरेंद्र रावत जी कर रहे हैं। भले ही उनका टिकट देर से हुआ, लेकिन अब उनका चुनाव उठ चुका है और एक उनके सामने एक ऐसा प्रत्याशी है जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने एक फेल मुख्यमंत्री का टैग लगाया। मात्र 4 साल के मुख्यमंत्रित्व काल में उनको अपदस्थ कर दिया गया उनके पद से, क्योंकि ना उनका प्रशासनिक अनुभव था और ना उनका राजनीतिक अनुभव था। तो ऐसे में वो एक फेल मुख्यमंत्री साबित हुए और उनके बाद तीरथ रावत और धामी जी का दौर चला और उनके समय पर लिए गए निर्णय और उनकी कुनीतियाँ जो हैं, उसका दंश उत्तराखंड आज तक भुगत रहा है। चाहे देवस्थानम बोर्ड का गठन हो, चाहे जिला विकास प्राधिकरण हो, चाहे 108 कर्मचारी, कोरोना वॉरियर्स, आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से उनका टेक होम राशन लेना, तो ये तमाम जो उनके समय पर लिए गए निर्णय थे, उससे उत्तराखंड की जनता आज पंडा पुरोहितों ने, तीर्थ पुरोहितों ने तो उनके चुनाव का पूरी तरह से बाइकआउट करने का निर्णय ले लिया है त्रिवेंद्र रावत जी के, क्योंकि उन्होंने अपने समय पर इतना प्रताड़ित तीर्थ पुरोहित समाज को किया था कि हरिद्वार के संत समाज ने उनको बाइकआउट कर दिया है। ऐसे में बहुत ही ब्राइट चांसेस हैं और जिस तरह की सेवा हरिद्वार की जनता की हरीश रावत जी ने की है, उसकी बदौलत आप देख रहे हैं कि 2009 से लेकर लगातार वो सक्रियता से हरिद्वार की जनता के बीच में बने हुए हैं। आप देख रहे हैं कि किसानों की समस्या वो समय समय पर उठाते रहे हैं। जिस वक्त आपदा आई, भारी बरसात हुई, ओलावृष्टि हुई, उस वक्त भी सरकार का कोई अधिकारी या नेता जनता के बीच में नहीं गया किसानों की जो नष्ट हुई फसल है उसकी सुध लेने। लेकिन हरीश रावत जी और वीरेंद्र रावत जी हमेशा जनता के बीच में बने रहे और उसका प्रतिफल जनता उनको ज़रूर देगी। आशीर्वाद देगी। 5 लोकसभा सीटों में अगर हम हरिद्वार लोकसभा सीट की बात करें तो हरिद्वार लोकसभा सीट में फिलहाल 14 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास प्लस पॉइंट ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा सबसे बड़ा चेहरा है और उन्हीं के नाम पर वोट पड़ने वाले हैं। लेकिन फिर भी कांग्रेस की अगर हम बात करें या फिर अन्य निर्दलीय प्रत्याशियों की बात करें, बसपा के प्रत्याशी की बात करें, तो हरिद्वार में सैनी समाज है, गुज्जर समाज है, जाट समाज है, ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, मुसलमान हैं, ऐसे तमाम वर्गों के लोग रहते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनावी किले को भेद पाना आसान होगा? जैसा कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि 5 लाख के वोटों के जीत का मार्जिन होगा, लेकिन क्या जो निर्दलीय प्रत्याशी या अन्य
राजनीतिक दलों के जो प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं वो कुछ डेंट लगा पाएंगे वोटों पर, ये तो सोचने वाली बात है। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी किसी भी दशा में किसी भी राजनीतिक दल के प्रत्याशी को या निर्दलीय प्रत्याशी को अंडर एस्टिमेट करने वाली नहीं है। समर में चुनावी मुकाबला बेहद रोचक होने वाला है। HNN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ में रोहित विक्रम सिंह, देहरादून। तो ये रिपोर्ट देखिए आपने, और इसी चुनावी समर में आज बिग फाइट में बातचीत करेंगे। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ संजीव वर्मा जी हैं जो कि स्टूडियो में मौजूद हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ कांग्रेस के आशीष सैनी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ देवचंद उत्तराखंडी जी हैं, यूकेडी के प्रवक्ता हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत HNN पर। तो शुरुआत, क्योंकि जिस तरीके से हम रिपोर्ट दिखा रहे थे हरिद्वार सीट पर किस तरीके के समीकरण इस वक्त बन रहे हैं, आशीष जी मैं आपसे शुरुआत करता हूँ आज। और हरिद्वार सीट पर ये माना जाए, क्योंकि यहाँ पर जहाँ एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस से अगर बात की जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र वीरेंद्र रावत हैं। तो ये आपसी जो मुकाबला है ये आप लोगों के लिए कितना दिलचस्प, कितना टफ, और क्या तैयारियां आपकी हरिद्वार सीट पर? देखिए, हरिद्वार को अगर हम देखेंगे तो हरिद्वार का जो जातिगत ढांचा भी है और जो रहन सहन के मामले में भी, वो कई क्षेत्र के लोग, कई भाषा के लोग यहाँ पर रहते हैं। इसलिए राष्ट्रीय मुद्दों पर हरिद्वार की राजनीति को डाइवर्ट होना बड़ा एक सरल काम है। और हरिद्वार के अंदर जो स्थिति हमने देखने की मिली है, सबसे पहली बात कि यहाँ पर जनता मुद्दों पर मतदान कर रही है। यहाँ किसी भी तरह की हवा या किसी भी तरह का ट्रेंड नहीं है। ये केवल इश्यूज पर, जो इश्यूज पर मतदान हो रहा है, जिससे लोग सीधे सीधे स्वयं प्रभावित होते हैं। जैसे महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी, तीनों विषयों पर एक साथ सब लोग पीड़ित हैं और सभी लोग उस पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया, सरकार के प्रति अपनी नाराजगी हो सकता मतदान के रूप में करेंगे, ऐसा हमें पूरा अनुमान है। और दूसरी चीज क्या कहेगी, भारतीय जनता पार्टी जब बात करने के लिए आएगी, भारतीय जनता पार्टी यदि धर्म के और जाति के आधार पर बात करेगी तो लोग उसको नकार रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि आप काम बताइए। जब आपके पूरे 5 सांसद जो है अपने विधायक निधि, सांसद निधि भी खर्च करने में सक्षम नहीं रहे, या बहुत से मुद्दों पर उनकी कोई राय नहीं रही, या GST से लेकर नोटबंदी, कोविड, तमाम तरह की समस्याएं उत्तराखंड की जनता को देखने के लिए मिला, तो क्या उन्होंने अपने नागरिकों के साथ देने का काम किया? पर्यटन के संबंध में जो भी इनकी योजनाएं आती थी वो कुछ ही लोगों के हाथ से चढ़कर समाप्त हो जाती थी। ऐसे ही आज स्थिति है कि जो 2-4 योजनाएं गिनाते भी हैं, उसके जो लाभार्थी हैं उनकी जो सूची है वो भी इन्होंने भाजपा कार्यालय पर बंटवा दी है। ये तो बड़ा ही खतरनाक स्थिति में आ गए हैं। और ये कहीं ना कहीं यदि एक वेलफेयर गवर्नमेंट किसी भी नागरिक के लिए कोई आर्थिक सहायता या किसी भी प्रकार की सहायता करती है, तो उसकी सूची भाजपा कार्यालय पर पहुंचकर और उनको लगभग डरा धमकाकर वोट लेने का जो प्रयास है, आम जनता में इसका विरोध है। लोग कहें भले ही कुछ नहीं, लेकिन अपने मत से इसको बदल सकते हैं। ये चीज पूरे उत्तराखंड में देखने के लिए मिल रही है, पूरे हिंदुस्तान। हम भाजपा से केवल ये अपेक्षा करते हैं कि जो उन्होंने काम किया है उसके नाम पर वोट। ठीक है, ठीक है आशीष जी। संजीव जी, आपसे मैं जवाब लेता हूं, क्योंकि हरिद्वार की दिलचस्प सीट की हमने बात की है, मुकाबला यहां पर देखने को मिल रहा है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि यहां पर जिस तरीके से डरा धमका कर भी आप लोग जो है वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये आरोप आप पर लगा रहे हैं कांग्रेस के जो इस वक्त वरिष्ठ नेता आशीष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और उनका ये भी कहना है कि हरिद्वार सीट पर तमाम तरीके के समीकरण हैं और यहाँ पर जो नेशनल मुद्दे हैं उन पर बात की जाएगी। लेकिन हरिद्वार में अगर हम विधानसभा चुनाव को देखें 2022 का, तो वहाँ पर कांग्रेस ने अच्छी बढ़त पाई थी। एक ही ऐसा जिला था जहाँ पर कांग्रेस की अच्छी सीटें आई। तो ऐसे में आपके लिए ये जो लोकसभा का चुनाव है ये टफ है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से विकास की राजनीति करती आई है। विकास की राजनीति हम लोग करते हैं। हमने जो बोला वो किया। अभी जो 2022 का हमारा चुनाव हुआ था, उसमें जो हमारे संकल्प पत्र में जो वायदे हमने जनता के साथ किए थे, हमने उनको लगातार पूर्ण करने का काम किया। और यही एक बड़ा कारण है कि जनता भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास करती है, माननीय मोदी जी के बातों पर विश्वास करती है, माननीय मोदी जी की गारंटी पर विश्वास करती है, माननीय पुष्कर सिंह धामी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा किए गए कार्यों के ऊपर विश्वास करती है, उनके वायदों पर विश्वास करती है। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी 2022 के चुनाव में जो वायदे किए गए थे, यूसीसी का वायदा किया, पूर्ण किया, धर्मांतरण कानून लाने का बात करी, पूर्ण किया, 3 सिलेंडर देने की बात करी, पूर्ण किया,
किसानों को 3 लाख रुपए तक का लोन 0% पर देने की बात करी, पूर्ण किया। जीरो टॉलरेंस की बात करी, पूर्ण किया। आज 5 लाख तक का जो अटल आयुष्मान योजना, ये केवल और केवल एक उत्तराखंड एक ऐसा एकमात्र प्रदेश है जहाँ पर हमारी 1.25 करोड़ जो जनता है, प्रत्येक वर्ग उसमें विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, न कोई छोटा न कोई बड़ा न कोई मंझला, सभी व्यक्ति इससे आच्छादित हैं। 80 करोड़ लोगों को जिस तरह से केंद्र सरकार के द्वारा खाद्यान्न लगातार उसकी आपूर्ति हो रही है। अभी कोविड की बात हो रही थी, तो कोविड में आप देखिए 250 करोड़ जो वैक्सीन प्रत्येक वर्ग को, प्रत्येक व्यक्ति को लगाने का काम हमारी केंद्र सरकार के द्वारा किया गया, एब्सोल्युटली फ्री। आप पूरे विश्व भर में आप देखें, आज की तारीख में अमेरिका, यूके जैसे जो विकसित देश हैं, उनकी अर्थव्यवस्था बुरी तरह से लड़खड़ा गई है। आज भारत की अर्थव्यवस्था जहां 2004 में 11वें नंबर पर थी, कांग्रेस के अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री जी के रहते हुए 2014 तक उन्होंने उसको पूरा वहीं का वहीं बरकरार रखा। किंतु भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय मोदी जी की सरकार ने 2014 में जो 11वें नंबर पर थी, आज वो 5वीं अर्थव्यवस्था विश्व की है और अगले 2 सालों में उसको तीसरे स्थान पर लाने के लिए जो लगातार हम लोग काम कर रहे हैं, जो जिस तरह से पूरे विश्व भर में, मैंने जैसे आपको पहले बोला कि अर्थव्यवस्था के बारे में बात यदि हम करते हैं, जब सब जगह की अर्थव्यवस्था आज लड़खड़ा रही है, बल्कि और ऐसे समय पर भारत की अर्थव्यवस्था लगातार विकास की ओर आगे बढ़ रही है, हमारी जीडीपी उन्नत हो रही है। और यदि हम उत्तराखंड की केवल बात करें, डबल इंजन की हमारी सरकार चल रही है यहाँ पर। लेकिन सर मैं आ रहा हूँ, मैं वहीं आ रहा हूँ। मैं डबल इंजन की हमारी सरकार चल रही है। हमने 2 लाख करोड़ की इस समय जो इंफ्रास्ट्रक्चर की योजनाएं इस समय गतिमान है, और मैं सोचता हूँ ये एक बड़ा अचीवमेंट है उत्तराखंड के लिए। और कांग्रेस को भी ये सौभाग्य मिला था डबल इंजन सरकार का। आप केवल आप पिछली डिबेट थी, मैं उसमें भी मैंने अपने मित्र, कांग्रेस के मित्र से बोला था कि आप केवल 10,000 करोड़ की आप मेरे को गिनवा दीजिए। तो मैं सोचता हूँ कि आपने भी कुछ किया। अभी आप हरिद्वार की बात कर रहे थे। मैं ये कह रहा हूँ कि हरिद्वार पे विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन रहा कांग्रेस का अन्य जिलों के मुकाबले। मैं आ रहा हूँ सर। आपने हरिद्वार की बात करी। हम विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के एक ध्येय वाक्य पर हमारी सरकार, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, हम सबका साथ सबका विकास और सबको एक समान लाभ, सबको एक समान अधिकार, उसके ऊपर हम लोग लगातार काम करते हैं। और आप हरिद्वार की बात कर रहे हैं, तो हरिद्वार में 26 सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी इस बार का जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुआ था, उसमें कांग्रेस पार्टी का पूरी तरह से सुपड़ा साफ करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा। आपने अभी कहा कि कांग्रेस को वहाँ पे बढ़त मिली थी, तो ये उसका उत्तर है। उसके विधानसभा के बाद ये चुनाव हुए थे, और विधानसभा के चुनाव के बाद जो पंचायत के चुनाव हुए, तो वहाँ की जनता ने बता दिया। अभी मेरे मित्र कह रहे थे हम धर्म की राजनीति करते हैं। श्रीमान, हम धर्म की राजनीति नहीं करते। प्रभु राम सबके आराध्य हैं। हम प्रभु राम के लिए आपको भी न्योता दिया था, आप तो गए नहीं। आप कहते हैं कि राम, प्रधानमंत्री के भाषण के लिए बुलाया था, बोलो और भूखे मरो, तो ये आपकी विचारधारा है। आप सनातन को गाली देते हैं, डेंगू, मलेरिया और कोरोना से तुलना करते हैं, ये आपकी विचारधारा है। आप कोर्ट के ऊपर जनेऊ डालकर अपने आप को हिंदू दिखाने का वहाँ उस स्थान पे प्रयत्न करते हैं जब आप लगातार घिरते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है सर, तो ये आपकी विचारधारा है, लेकिन हमारी लेकिन हम तो विकास की राजनीति करते हैं। विकास के मुद्दे पर ग्राउंड जीरो पर हम जा रहे हैं, जनता के बीच हम जा रहे हैं। कोरोना काल में जहां भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, बड़े से लेके छोटे तक,
वार्ड और बूथ स्तर तक का जो जनता के बीच में था, जनता की सेवा कर रहा था, ऑक्सीजन मुहैया करा रहा था, दवाइयां मुहैया करा रहा था। वहीं कांग्रेस पार्टी लगातार आइसोलेशन में थी। ये लोग अपनी जान ठीक है सर। बचाने के लिए घरों में दुबके हुए थे। देवचंद तो उत्तराखंडी जी, जनता के बीच जाएंगे हाँ। तो जनता का प्यार, प्रेम और स्नेह भी मिलेगा। ठीक है, वो तो घर में 19 दुबके तारीख रहने से कुछ नहीं होगा। 19 तारीख का और इंतजार है। आने वाला अभी जो 19 तारीख का चुनाव है, उसमें भी जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्येक लोकसभा में एक लक्ष्य रखा है कि हमने 5 लाख के एक ठीक है सर, ठीक है, 5 ठीक है, लाख के ठीक है, अंतर से हमने ठीक है, जीतना है। ठीक है, और ठीक है, और ठीक है, हम आपको 5 लाख के से भी अधिक वोट हम ठीक है, ये आपका दावा है। ठीक है, उसके अंतर से हम प्रत्येक देवचंद लोकसभा देवचंद को उत्तराखंडी जीतने जी, वाले। हरिद्वार सीट की अगर बात करें, वहां पर आपने अपना प्रत्याशी को उतारा है। इन दो बड़ी पार्टियों के सामने, नेशनल पार्टियों के सामने, आप लोग खुद को कहां पाते हैं? वहां पर किस तरीके का रुझान है? आप लोग जब जनता के बीच जा रहे हैं, क्योंकि आप एक महत्वपूर्ण विकल्प के तौर पर जनता के सामने इस वक्त हैं और आपके मैदान में प्रत्याशी भी हैं। देखिए रवि जी, सबसे पहले तो बात यह है कि चुनाव में ये देखकर कि कौन राष्ट्रीय पार्टी बड़ी है छोटी है, वहाँ पर तो मुद्दों को लेकर जब चलेंगे तो निस्संदेह जीत हमारी निश्चित है। इसलिए कि हमने जो वहाँ पर उम्मीदवार खड़ा किया है, एक साफ छवि, किसान छवि, और वो कभी ना उन्होंने बीच में सैनिक छवि से भी वो ताल्लुक़ रखते हैं। तो एक अच्छे उम्मीदवार को हमने वहाँ पर चयन किया। जहाँ तक मुद्दों की बात है, तो मैं आज एक आपको मुद्दा, मुझे समय चाहिए, मैं बीच में डिस्टर्ब नहीं होना चाहता हूँ, और मैं निवेदन करूँगा दोनों अपने जो मेहमान हैं उनसे, आपको EPF जो पेंशन योजना 1995, उस सरकार ने, तत्कालीन सरकार ने कॉरपोरेट जगत में रहने वाले लोगों को एक छोटा सा वरदान के रूप में कॉरपोरेट जगत में काम करने वालों को उत्साह बढ़ाने के लिए शुरू किया था। जब 1995 में ये शुरू किया था तो उसमें एक प्रावधान था कि 12.5% कुल उनकी जो बेसिक पेंशन का 12.5% एम्प्लॉई से काटा जाएगा और 12.5% एम्प्लॉयर उसमें देगा। इतना पैसा लगातार एक एम्प्लॉय का जमा होता है। जब वो एम्प्लॉई 58 साल में, 60 साल में रिटायरमेंट होता है, उसके बाद उस पेंशनर, उस एम्प्लॉई को सिर्फ 1000 रुपया पेंशन मिलता है। और ये जो बात हुई है, ये हुई है आपकी 1 सितंबर 2014 से। इससे पहले उनको जो लमसम पेंशन जो फंड था वो मिलता था और पेंशन का जो भाग था वो भी उनको दिया जाता था, लेकिन अब इन्होंने उसको रोककर पेंशन के रूप में 1000 रुपया पेंशन दी जाती है और उसके साथ मामूली थोड़ा बहुत दिए। अब आप सोच सकते हैं कि एक एम्प्लॉय का मिनिमम आज की, उस टाइम 6500 था और अभी 15000 जो है मैक्सिमम रेंज है, उसका अगर 12.5% जमा होता है और 12.5% एम्प्लॉयर देता है तो कितना पैसा जमा होता है उस आदमी का। और जब आता है वो घर तो उसको कितना मिलता है? 1000। इससे बढ़िया तो वो इंश्योरेंस कंपनियों में जाता तो उसको अच्छा खासा पैसा मिलता। आप सुनिए, आप बाद में पहले बात सुन ले, पूरे सुन ले। इससे बढ़िया तो झूठ बोलने की इंतहा होती है नहीं, मेरे आप भाई, नेट पे निकालो, झूठ इंतहा आप बोलते होती हैं, है आपको झूठ झूठ बोलने में की। आप बीच में मत बोलिए वर्मा जी, बीच में मत बोलिए, झूठ बोलने ठीक है आपको सर, नहीं पहले डाटा सुन लेते पता हैं, फिर जवाब है। आप देंगे। पूरा बात सुनिए। इससे बढ़िया ठीक है, तो बता दीजिए। अब ये है, जब वो घर आता है उसको पेंशन 1000 मिलती है, जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके एनओके को 500, उस पर डीए मिलकर 500-700 रुपये पेंशन मिलता है। जबकि विधवा पेंशन अगर वो लेती होती तो उसको 1200 रुपया स्टेट से, 300 रुपया सेंटर से मिलता, तो 1500 रुपये तो मिलता। तो वो ये कहती है कि तुमने इतने साल नौकरी करके और उसके बाद पेंशन लाकर, और अब जब आप चले गए दुनिया में तो मुझे अधर में छोड़ दिया, विधवा पेंशन के लेने के हकदार में भी नहीं रखा। तो एक ये राष्ट्रीय मुद्दे थे, इन मुद्दों पर इन्होंने कभी बात नहीं करी। हम इस मुद्दे को लेकर हरिद्वार में BHL और ऐसे कई कॉर्पोरेट हैं, उनको लेकर उनको समझाएंगे और तब बताएंगे कि बीजेपी की नीति क्या है। मैं आपको इससे और कनेक्ट आपको और कर दूं, मैं एक मांग हुई थी बीच में कि हमको ये पेंशन बढ़ाई जाए, ये पेंशन कम से कम 2000 रुपये किया जाए, जो कि सन 2022 में एकदम केंद्र सरकार ने इसको नकार दिया, जो कि सरासर गलत है। हम इस बात का सपोर्ट करते हैं, हम जनता का सपोर्ट करेंगे और उसमें जो पेंशन स्कीम है कि भैया उसकी जो बेसिक पेंशन, जो बेसिक वो है पे, अगर 15,000 फिक्स किया है तो पेंशन 50% पर 7,500 होना चाहिए और 7,500 में अगर डीए मिलता है तो एक आदमी को लमसम 10 या 12,000 13,000 रुपया पेंशन मिल सकती है। अगर वो उसके बाद वो बेचारा इस दुनिया से चला भी जाता है तो उसकी विधवा को कम से कम 6-7 रुपए पेंशन तो मिलेगी। ये ऐसे मुद्दे कभी बीजेपी ने नहीं उठाए। अभी मेरे यहाँ पर जो बीजेपी के प्रवक्ता भाई साहब कह रहे थे
कि लोग कोट के ऊपर से जनेऊ पहनकर हिंदुत्व दिखाते हैं, लेकिन कभी जूते पहनकर केदारनाथ मंदिर में जाकर इन्होंने ये चीज नहीं देखी। उन्होंने ये नहीं देखी कि एक आदमी को चना मिर्च हाथ में लेना चाहिए, उसके चम्मच सीधा मुंह में डाला जाता है। ठीक है ये सर, क्या घोषणा पहले करते हैं और पेंशन फिर वाले पे लोगों ले को लेते हैं। झूठा बोलने के लिए वादा करते हैं, संजीव बोलते जी, हैं, झूठ बोलते हैं। देवचंद उत्तराखंडी जी एक बात कर रहे हैं कि जो कॉरपोरेट हैं, जो बड़ी कंपनियां, और हरिद्वार को उन्होंने उसको कनेक्ट करके जिक्र किया कि इस मुद्दे को लेकर कभी भाजपा ने इस मुद्दे को नहीं उठाया। आपका क्या जवाब है इसमें? क्या जो देवचंद उत्तराखंडी जी ने अभी बताया कि किस तरीके से जो है पेंशन की एक बात उन्होंने कही कि जो बड़ी कंपनियां हैं उनके साथ हम उस चीज को बात करेंगे, हरिद्वार में इस मुद्दे को उठाएंगे, आप उस पर क्या जवाब देना चाहते हैं? देखिए, जो वर्षों से लंबित जितनी भी योजनाएं थी, उन योजनाओं को पूर्ण करने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया। 45 सालों से वन रैंक वन पेंशन कांग्रेस सरकार ने लटकाए, अटकाए और भटकाए रखी। हमारी सरकार ने उसके ऊपर बहुत तेजी के साथ काम किया। आज बहुत सारे क्षेत्रों में जो हमारे पूर्व सैनिक हैं, जो वर्तमान का जो सैलरी मिल रही है उसके लगभग उसके आसपास में उनकी पेंशन उन लोगों को मिल रही है। और मैं सोचता हूँ एक बहुत बड़ा लाभ हमारे जितने भी पूर्व सैनिक भाई हैं वो लोग ले रहे हैं। वहीं वृद्धावस्था पेंशन की यदि आप बात करते हैं तो वृद्धावस्था पेंशन पहले परिवार के एक व्यक्ति को मिला करती थी, महिला को या पुरुष को। हमारी सरकार ने पहले तो जो जितनी पेंशन मिलती थी उसको डबल किया, और डबल करने के बाद पति और पत्नी दोनों को उसका हकदार बनाया, और आज की तारीख में पति और पत्नी दोनों को पेंशन मिल रही है। 30% मातृशक्ति को क्षैतिज आरक्षण देने वाली हमारी सरकार है। 10% आंदोलनकारियों को आरक्षण देने वाली हमारी सरकार है। और हम हरिद्वार की यदि बात कर रहे हैं तो हरिद्वार में किसान बाहुल्य क्षेत्र है, तो वहाँ की जो एक बड़ी समस्या थी, और गन्ना बेल्ट है पूरी, तो गन्ना किसानों का तमाम बकाया लगातार बाकी रहता है। 4-4, 5-5 सालों का गन्ना मूल्य का भुगतान उनका लंबित रहा करता था। इस बार जब से हमारी सरकार आई है, इंस्टेंटली उनका पेराई सीजन में उनका लगातार भुगतान हो रहा है, और किसानों को 0% पर 3 लाख रुपए तक का ऋण हमारी सरकार दे रही है, ताकि किसान उन्नत बीज ले सकें, किसान साहूकारों के चंगुल में ना फंसे, और वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हमारे जितने सहकारी बैंक हैं वो उनकी आशीष सैनी आपूर्ति जी, कर पाएं। किसानों का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। हरिद्वार लोकसभा की ही बात हो रही है, और यहाँ पर आपने संजीव वर्मा जी की बात भी सुन ली। उन्होंने कहा कि किसानों को, और खासतौर पर गन्ने की बात आ रही है, गन्ना भुगतान को लेकर जो है लगातार ये मुद्दा गरमाया है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, मैं 2 लाइन कह के अपनी बात शुरू करूंगा कि एक मतलब किसी भी व्यक्ति के लिए कही गई है कि तन उजला मन काला, बगुले जैसा भेष, तुमसे तो कौवा भला, बाहर भीतर एक। जिस प्रकार से बहुत धीरे धीरे करके बोलते हुए इन्होंने पूरा टाइम खाते हुए वही भाजपा का सबका जी, जिन मुद्दों पर झूठ बोले, इतने झूठ इन्होंने इसी वक्तव्य में, इसी डिबेट में बोल दिए हैं कि उनको साबित कर पाने में भी कई साल लग जाएंगे। इन्होंने कहा कि पति पत्नी की अगर पेंशन वृद्धावस्था में होती थी तो बीजेपी ने उनको दोनों को देने का काम किया, जबकि ठीक उल्टा है। कांग्रेस सरकार के समय में पति पत्नी दोनों की पेंशन थी, इन्होंने घटाकर एक कर दिया। रही बात की किस तरह से गन्ना किसानों का भुगतान, यहाँ की एक शुगर मिल है, इकबालपुर शुगर मिल, 2019 तक का बकाया अभी तक आज तक बाकी है, और उनकी परिसंपत्तियां जब्त करके और उनको सील करके तब जाकर उनके किसानों का कुछ भुगतान हो पाया है। उसके लिए कांग्रेस ने लगातार आंदोलन किया, बीजेपी के लोग कभी अपने घर से बाहर नहीं निकले। इन्होंने कहा कि जो योजनाएं हैं इन्होंने लागू की है, ईएसआई का एक हॉस्पिटल, इन्होंने कर्मचारियों की भविष्य निधि की बात की, ईएसआई का एक हॉस्पिटल जो यहाँ पर बनना था, जिसकी स्वीकृति भी हो गई, जिसका सब कुछ हो गया था, उसका बजट जारी आज तक नहीं किया गया है। उसके बाद यदि परिवहन के क्षेत्र में देखेंगे, जो हमारी बसें थी जिनको इम्प्रूव किया जाना था, जो बसें लास्ट जो खरीद हुई है वो केवल कांग्रेस सरकार के समय में हुई है, उसके बाद लगातार कॉन्ट्रैक्ट पर बसें दी जा रही हैं। किसी भी सेक्टर में जाइए, स्कूल इन्होंने एक नया नहीं खोला है, डिग्री कॉलेज एक नया नहीं खोला, कोई अस्पताल अपग्रेड किया हो या नया खोला हो, किसी कोई जानकारी
वो कम से कम इनके पास तो उपलब्ध नहीं है। ठीक है आशीष जी, और आप लोगों उसके को बाद कैसा जितनी समर्थन मिल रहा है इस वक्त? अगर किसानों की बात करें तो हरिद्वार सीट पर किस तरीके का रुझान है उनके कांग्रेस के प्रति? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, जो किसानों ने गन्ना मूल्य के लिए मांग की और गन्ने के पूर्व भुगतान की मांग की है, जिनका भुगतान नहीं हुआ और जिनका मूल्य नहीं बढ़ा, वो किसान निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। जिन बेरोजगारों के पेपर लीक हुए हैं, वो लगातार अपनी मांग पर धरने पर भी बैठे, लाठियां भी खाई है, वो निश्चित रूप से बीजेपी के खिलाफ इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं। जिन महिलाओं ने अपने सिलेंडर को 900 रुपए से 1100-1200 तक भी जाते हुए देखा है, और आज प्रधानमंत्री जी मात्र 100 रुपए कम करके अपनी छाती पीट पीट कर जिस प्रकार से हल्ला मचा रहे थे, उनको भी पता चल गया कि जो कीमतें बढ़ाई गई है ये प्रधानमंत्री ने बढ़ाई है, और जो कीमतें घटाई है ये भी प्रधानमंत्री ने घटाई है। उसका डीजल और पेट्रोल, इन दोनों, डीजल पर 66% उत्पाद शुल्क लगाया गया है, पेट्रोल पर 38% से और 42% तक टैक्स लगाया गया है। तो इन दोनों की कीमतें की बढ़ाई है, जबकि ये पहले 19 और 16% हुआ करता था। 17% की कैपिंग कांग्रेस की सरकार ने लगाई। जब क्रूड के भाव लगातार नीचे गिरे, तब उन्होंने कहा कि कम से कम 17 रुपए अथवा इतने प्रतिशत हम चार्ज लेंगे। तब जाकर उन्होंने लोअर रेट पर जाने पर कैपिंग लगाई, ताकि राज्य के रिवेन्यू पर फर्क न पड़े। इन्होंने बिजली की बात की, पूरे उत्तराखंड में किसी भी व्यक्ति को 300 यूनिट बिजली फ्री नहीं मिल रही है, ये कोरी बकवास ये यहाँ पर करते हैं। दूसरी बात, इन्होंने अपना जो घोषणा पत्र है उसे कूड़े के ढेर में डाल रखा है। घोषणा पत्र की जानकारी किसी को नहीं है, और एक घोषणा पत्र में जितनी बात लिखते हैं उनका सिर्फ 2 बार की लगातार सरकार बन चुकी है, कहीं नहीं है। और एक योजना थी अग्निवीर। बहुत से लोग हमारे उत्तराखंड राज्य में सेना से जुड़े हुए हैं और सेना में अपनी कैरियर को, अपनी नौकरी को देखते हैं। इन्होंने अग्निवीर योजना को केवल सेना की भर्ती में लागू नहीं किया, इन्होंने उसको अपनी पॉलिटिकल पार्टी में भी लागू किया है, कि जिसको आज नेता बनाते हैं 4 दिन बाद उसको उतारकर घर भेज देते हैं, फिर दूसरे को बनाते हैं। ये लोग राजनीति में भी अग्निवीर योजना लेकर आए हैं, ताकि जवाबदेही से बच सके। यानी पहले 5 साल एक व्यक्ति लूटेगा, फिर दोबारा दूसरा आकर लूटेगा। यानी राज्य को पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जबरदस्त घर घर शराब बेचकर और तमाम तरीके से लूटने का काम किया। फिर इन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप जब खुलकर सामने आ गए, जब बिल्कुल सत्ता का नंगा नाच देखने को मिला, तो इन्होंने उनको हटा दिया। और फिर अचानक इनको याद आया कि जो तीरथ सिंह रावत है ये भी अच्छे नेता नहीं है। फिर इन्हें याद आया कि चलो ठीक है, पुष्कर सिंह धामी को बनाते हैं। आप मुझे बताइए कि पुष्कर सिंह धामी जब यहाँ पर मुख्यमंत्री बने, तो उससे पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें किसी निगम बोर्ड का अध्यक्ष भी बनाना उचित नहीं समझा, और जब उनको राज्य का मुख्यमंत्री बनाया तो प्रदेश की जनता ने उन्हें हराने का काम किया। और बाद में भले ही मशीनरी का दुरुपयोग करके जीत गए हुए मुख्यमंत्री के रूप में, लेकिन वास्तव में हारे हुए मुख्यमंत्री है। और इनके जो सांसद हैं, काम के नाम पर सब जीरो है। इन्होंने 2 लाख करोड़ की बात की है। मैं इनसे कहूंगा कि 2 लाख करोड़ तो छोड़िए, अगर आप सड़क परिवहन को हटाने की बात कर, इसके अलावा बात करेंगे, जोशीमठ में इन्होंने बड़ी परियोजना लाई जिसमें अंडरग्राउंड एक टनल बन रही थी। उस टनल से पूरा जोशीमठ तबाह हुआ। ठीक है, अब आपने बहुत सारी चीजें बता दी हैं। नहीं, मूल बात यहाँ पर है, लेकिन उस टनल वाली सब कुछ कंपनी से भी बताया, इन्होंने ये चंदा नहीं वसूला बताया है। कि आपके डबल इंजन में 10,000 करोड़ की यदि कोई योजना परियोजना आप लोग लाए तो उसका उल्लेख करें, केवल इतना। मैं ज्यादा बोल नहीं रहा हूं, आपको बताइए यदि नहीं, आपने डबल इंजन बात की बात करी है। उत्तराखंड राज्य को औद्योगिक पैकेज पहली बार भी और दूसरी बार भी, दोनों बार औद्योगिक पैकेज कांग्रेस सरकार में दिया गया। पहली बार एनडी तिवारी सरकार में और दूसरी बार यहाँ पर। देने वाले तो हम थे, देने वाले हम डबल इंजन में थे, देने वाले अटल बिहारी वाजपेयी थे। घबराइए नहीं, घबराइए नहीं, मुझे पता है आपकी पैंट खुल गई है। हमने तो देने का काम हमने किया, छीनने का काम आपने किया। हमने देने का काम किया था, इतना झूठ बोलेंगे, इतना झूठ बोलेंगे तो औद्योगिक पैकेज को देने का काम किया, हमने टैक्स हॉलिडे देने का काम किया, हमने 1,000 करोड़ का औद्योगिक पैकेज देने का काम किया, हमने छीनने का काम किया, हमने 108 योजना देने का काम किया, आपने उसको छीनने का काम किया। श्रीमान, भारतीय जनता पार्टी देने वाली है। नहीं, किसे और कब छीना, बोलिए ना जरा। से ऊपर उठ के काम करती है। नहीं, बोलिए ना, बोलिए ना। अभी जरूर थोड़ा ना कि मुंह से गोबर करके चले जाएंगे, जवाब नहीं होंगे। बताइए कौन सी योजना कांग्रेस ने छीनी? से ऊपर उठते हुए कांग्रेस ने कौन सी योजना आपसे छीन ली? सरकार थी और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और इनका काम केवल डिस्टर्बेंस करना है, क्योंकि इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। पैकेज देने का काम किया, परोसने वाली स्मृति ईरानी की नाजायज औलादें आपने टैक्स हॉलिडे को भी छीना, औद्योगिक पैकेज को भी छीना। गौमांस परोसने वालों की पार्टी है, और गौमांस बेचने वाली कंपनी चंदा भी लेते हैं। ये केदारनाथ मंदिर के चोर हैं।
इसीलिए इसलिए सवाल पूछते हुए डरते चलिए सर, हैं। ठीक है, मैं आगे- कह रहा हूँ कि कौन सी आगे बढ़ते योजना इन्होंने बनाई, ठीक कौन ठीक सी है, योजना आशीष जी। थी जिसको कांग्रेस मेरे सरकार ने भाई- बंद मेरे किया? भाई- नाम बताएंगे योजना का नाम? दृष्टि दोष है तो नहीं, चश्मा कुछ लगाओ, पता भी है या नहीं दृष्टि है, दोष ऐसी है मुंह तो उठाकर चश्मा चले लगाओ। आए। यात्रा करते हो, कोई देहरादून जानकारी आते है या हो नहीं कभी, है? अपने मोहल्ले से या बाहर ऐसी नहीं मुंह उठाए और निकलते चले आए हो। दिल्ली से स्टूडियो में। देहरादून जाने के लिए 2.5 घंटे लगेंगे आने वाले समय में, और देहरादून से टोल हरिद्वार टैक्स जाने कितना में लगेगा? आज 35 टोल मिनट टैक्स लगते कितना लगेगा? हैं, जो आपके अरे समय टोल भी में बताओ ना। 4-4 अरे 5-5 टोल घंटे बताओ ना लगा कितना करते लगा थे, है? दिखाई नहीं 2500 देता। करोड़ का प्रोजेक्ट मेरे भाई आपने चश्मा 12,000 लगा करोड़ लो, का बना ठीक है दिया। सर, एक एक चश्मा करके लगा बात लो कर लेते मेरे हैं। भाई। क्यों ठीक है वसूल सर, एक रहे एक हैं? करके बात कर लेते हैं, एक एक करके। नहीं, ठीक है। ये एक करके बात नहीं कर रहा ना। इन्होंने कहा देहरादून से दिल्ली आने में 2.5 घंटे लगते हैं, हाँ, हाँ। तो ये नहीं बताएंगे कि टोल कितना लगता है, और ये नहीं बताएंगे कि वो 4,000 करोड़ का प्रोजेक्ट, जो 3200 करोड़ 4,000 का प्रोजेक्ट था, वो लास्ट में 12,000 करोड़ का क्यों पहुंच गया? ठीक है, जवाब ले लेते क्यों हैं। उसको बनाने में जवाब ले 10-15 लेते साल लग गए? हैं। आशीष जी जवाब ले लेते हैं। नहीं, संजीव जी, नहीं, इनके पास जवाब ही नहीं है। संजीव जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी काम को सिर्फ करने टोल में पे बात विश्वास कीजिए, करती हाईवे है, पर बात कीजिए। काम को भारतीय जनता पार्टी का काम भाषण को सुनने करने नहीं बैठे पर हम लोग यहाँ विश्वास पर। रखती है, काम नहीं, को भाजपा करने का पर भाषण हम मत लोग सुनाइए विश्वास ना, आप रखते हैं, टोल पे हम बात खोखले कीजिए। दावों पर सवाल विश्वास जवाब नहीं करने बैठे करते, हैं या बकवास हम करने बैठे हैं? शिलापट लगाने पर विश्वास नहीं करते, हम अरे ग्राउंड आप जीरो पर शिलापट्टी काम लगा रहे हो और करने कर पर क्या रहे विश्वास हैं? करते हैं। आप लोगों की आपकी तरह हम पार्टी शिलापट काम के लगाकर नाम पर, भूलते विकास के नहीं नाम हैं। पर बांझ हम जब स्थापित हुई है। शिलापट लगाते सर, एक- हैं एक- आशीष जी तो सुन उस लीजिए। दिन उसी दिन नहीं, हम ये काम के सर एक बात कंप्लीशन सुनिए, की जवाब डेट क्यों नहीं भी दे रहे डिक्लेयर हैं? करते ये हैं। इनका भाषण क्यों आप शुरू हो जाता है जरा जरा सी बात पर? हम काम इनका के भाषण सुनने कंप्लीशन थोड़ी की ना बैठे डेट हुए हैं यहाँ भी पर। निर्धारित कर तो देते आप हैं। एक बार हम इनका जिस भाषण दिन करा लीजिए, हम लोग चले जाते हैं, बस और क्या रह गया? हमने अभी इनका भाषण हमने- कराने के लिए अलग से चला लीजिए, हम निकलते हैं। उनके सवाल पर आ जाइए। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सड़कें तो बन रही हैं, लेकिन टोल का जो पैसा है वो बहुत ज्यादा देना पड़ता है, तो उस पर वो राय पूछ रहे हैं आपसे। 8,000 करोड़ रुपए बढ़े हैं। जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा हम जिस दिन काम का आरंभ करते हैं उसी दिन उसके कंप्लीशन की भी बात करते हैं। आप बीच में मत बोलिएगा, एक मिनट सर, सवाल बता रहे अरे हैं, चुप हर बार रहिए, आपको बात बात बोलिए, बोलिए, मत बोलिएगा। आप ज्यादा बड़ी गुंडागर्दी कर रहे हैं क्या आप यहाँ पर? बहुत डांटो, बदतमीज ज्यादा बड़ी गुंडागर्दी कर रहे हैं क्या आप यहाँ पर? बिल्कुल बोलूंगा, बिल्कुल बोलूंगा, नहीं, ज्यादा बिल्कुल बड़ी गुंडे बोलूंगा। बन रहे हैं क्या आप? ठीक है सर, अरे केदारनाथ मंदिर के चोर हो आप। ठीक है, ठीक है, आप गौमांस बेचने वाले, अभी शराब नहीं, बेचने अभी वाले नहीं, लोगों, आपको- आपको ये घर घर जाकर संजीव शराब जी, बेचने वाले हमारे लोगों। को संजीव जी। ईमानदारी और संजीव जी, होश में तमीज रहिएगा का जरा, मेडल एक मिला हुआ बार। आपके पास क्या है? ठीक है देवजन, दलालों की पार्टी ठीक है, चलिए मेडल होंगे हमारे पास। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपसे राम ज्यादा मंदिर के मेडल सामने होंगे कटोरा हमारे लेकर पास। भीख मांगने वाले लोग हैं आप। आपने क्या मेडल कमाए अपने? ठीक है, राम मंदिर के नाम पर कटोरा लेकर भीख मांगने वाले लोग हैं। जब अरे, जनता आप के सीधा प्रति बोल कोई रहे हैं, काम नहीं जब करते, आप- विरोध करने लूट वाले कर रखी हैं, आपने। आप तो राम मंदिर का विरोध आप करने वाले कंपनियों से हैं, लूट रहे हैं, निमंत्रण डकैती को कर रहे हैं। ठुकराने वाले हैं, आप सनातन कंपनियों को- गाली अरे, देने निमंत्रण वाले हैं, प्रधानमंत्री के आप तो भाषण का है, सनातन राम को मंदिर का गाली नहीं है। देने वाले हैं, राम को नहीं, राम के निमंत्रण अस्तित्व पर प्रधानमंत्री के सवाल भाषण उठाने सुनने नहीं वाले जाएंगे हैं। वहाँ पे। आपके लिए क्या और राम अभी आपका भाषण नहीं आपके लिए सुनेंगे। क्या ठीक है। चार और राम को यात्रा, मानने वाले होते हैं आपके तो राम लिए की लड़ाई क्या लड़ते हैं। कुंभ की यात्रा, राम आपके को लिए ना क्या मानने वाले कांवड़ होते हैं तो यात्रा, राम की लड़ाई आप तो कोर्ट में हर लड़ते चीज हैं। का विरोध करते हैं। ठीक है सर, आगे बढ़ जाते हैं। विरोध ठीक है, करने के लिए आप ठीक है। हाई दिखाई कोर्ट नहीं दिए। उसको रोक लगाने के लिए पहुंच कोर्ट जाते में हैं। दिखाई नहीं दिए, उत्तराखंड के चंदा विरोधी वसूलते रहे हैं बाहर आप। खड़े होकर। ठीक है, मैं सवाल कर रहा एक दिन हूँ। भी आशीष जी, कोर्ट मैं में सवाल दिखाई कर रहा हूँ। नहीं दिए। एक चुप, रवि जी, संजीव जी, मैं नहीं, सवाल ये कर रहा हूँ। झूठ जो बोल रहे हैं, मैं इसका सवाल पूछ रहा हूँ। राम मंदिर के नाम पर किस दिन इनका आदमी कोर्ट में खड़ा हुआ, किस नाम से खड़ा था? ठीक है, ठीक है, मैं सवाल पे ये अपनी ठीक है, जबान संजीव बंद जी। करेंगे तो मैं जवाब दूं। संजीव जी, मैं सवाल आपसे दूसरा कर रहा हूँ, जी। इसको यहीं पर मैं ये कह रहा हूँ कि अभी हरिद्वार अगर सीट पर बात की जाए तो वहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री हैं और दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं संजीव जी, तो आपको किस तरीके से लगता है यहाँ पर, क्योंकि हरीश रावत भी लगातार वहाँ पर डटे हुए हैं, ये चुनाव पूर्व मुख्यमंत्री से पूर्व मुख्यमंत्री ही दिखाई दे रहा है, भले ही कांग्रेस की तरफ से उनके बेटे चुनावी मैदान में हो। रवि जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तमाम जनता विश्वास करती है और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री सवाल कुछ और पूर्व पूछ रहे हैं, बता कुछ और मुख्यमंत्री नहीं श्री पुष्कर ठीक है, आशीष सिंह, जी, आप त्रिवेंद्र रावत की बात कीजिए ना। अरे भैया बोल जिन रहा पर हूँ ना, CBI ने चुप मुकदमा होएगा, दर्ज करने के लिए अरे हाईकोर्ट चुप की ऑर्डर होएगा, किया था। ठीक है, ठीक है, ठीक है, संजीव जी आराम से। बेवकूफ अरे आदमी। अरे आदि बन के बोलिए, नहीं तो इलाज कर दिया जाएगा वहीं पर। अरे इलाज तो तुम्हारा, किसी की धौ से मत रहना। इलाज तुम्हारा जनता किसी की कर धौ से रही मत है। रहना। ठीक है सर, इलाज लड़ाई क्यों कर तुम्हारे रहे हैं? जनता अरे की ठीक है सर, हम तो- जमानतें जब्त हो रही अरे है। सर, हम इतनी बड़ी चर्चा कर चौधरी रहे हैं। आप जब्त हो रही है। अरे सर, चर्चा कर रहे राम हैं, मंदिर लड़ाई के क्यों कर दलाल रहे और हैं? मंदिर के बारे में लड़ाई नहीं, भिखारी सर, हैं। तुम्हारा तुम्हारा चर्चा इलाज की जनता भिखारी कर रही है। मंदिर के जनता बारे ने में बैठे जैसे हुए। 2022 में आप लोगों को इनको- नकारा है, इस बार राम के उससे भी नाम पर बुरी भीख तरह मांग रहे हैं नकारने
होने वाली है, काम नहीं है जमानतें बताने जब्त के होने लिए। वाली हैं आप लोगों अरे की, काम नहीं है बताने के लिए तुम्हारे पास। पांचों सीटों पर काम आपकी नहीं है जमानतें बताने के जब्त लिए। होंगी।
इसीलिए बिग बंगले बौखलाए घूम रहे हैं, खिसियाए हुए जनता की हैं जेब काट रहे हैं योजना खिसियानी बताकर। बिल्ली खंबा नोचे, योजना के नाम खिसियानी पर जनता बिल्ली की जेब खंबा काट नोचे रहे की हैं। भूमिका में कभी आप लोग केदारनाथ मंदिर का सोना चुराते हैं, रवि कभी रवि गोमांस जी परोसने वाली रवि अपने जी अपनी स्टार प्रचारक को रवि लेकर जी, देवभूमि को आपने जिस कलंकित तरह से करते हैं। हरिद्वार लोकसभा की ठीक है बात आशीष भाई, करी, बिना जो मतलब मेरे की बात कर रहे हैं, हरिद्वार कोई सिर पैर लोकसभा नहीं की है। आपने बात आशीष करी, जी, जो वहाँ मेरा पर सवाल था, नहीं नहीं, संजीव जी, मेरे पास मेरे नहीं, सवाल नहीं, का पूर्व आपके मुख्यमंत्री सवाल का हाँ, जवाब नहीं है, त्रिवेंद्र सिंह उसी तो सवाल रावत को- इनके कहिए तत्काल भाषण बंद कर दे। आशीष सैनी, ये त्रिवेंद्र भाषण सिंह सुनने हम नहीं रावत आए। जी आशीष जो सैनी, जो एक वहाँ पर लगातार जिनको हरिद्वार की जनता का अथाह प्यार प्रेम और स्नेह मिल रहा है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो 5 लाख से जीत का जो लक्ष्य बनाया, मैं सोचता हूँ हरिद्वार लोकसभा 5 लाख का जो हमारा लक्ष्य है उससे कहीं अधिक भारी जीत से हम लोग जीतने वाले हैं। जिस तरह से हरिद्वार 5 लाख लोकसभा से नहीं, में 50 लाख जिस से तरह जीत से जाएंगे। हरिद्वार लोकसभा लेकिन में तब लगातार भी आपको विकास सवालों के कार्य जवाब देने पड़ेंगे। पिछले 10 सालों में हुए बताइए, हैं, हाई कोर्ट ने तमाम जो चाहे सीबीआई मेडिकल मुकदमे कॉलेज का की आदेश बात किया था, करें, वो क्यों किया चाहे था? इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाहे एक्सप्रेस वे की बात करें, चाहे खेल के स्टेडियम की बात करें, तो और कोई चाहे खेल हम का किसानों स्टेडियम की बात हरिद्वार लोकसभा करें, में नहीं जहां बना हम है। किसानों को कितना कोरा जहां झूठ हम बोल रहे हैं किसानों लोग। को यूरिया में कौन सा खेल सब्सिडी का दे रहे स्टेडियम बना दिया हैं, आपने? वहां ये चंदा चोर कांग्रेसी कोई खेल का स्टेडियम किसानों नहीं का बनाया। यूरिया ये तक मंदिर खा के बाहर जाते बैठे थे, चंदा चोर है, किसानों और के आज इनका यूरिया तक की प्रधानमंत्री भी कालाबाजारी चंदाखोर कर निकला। लेते थे। अरे आप तो ये चंदा चंदे चोर की हो, चोरी चंदा करेंगे, चोर हो आप और लोग, एक आने वाले दिनों चंदा में ये चोर हो, लोग मंदिर के बाहर चप्पलों शर्म की चोरी नहीं भी आती करेंगे। आपको? आप सनातन के हाँ, विरोधी चप्पलों हैं। की चोरी आप करते हैं आप मंदिर के 2022 बाहर। में जहां विकास की बात कर रहे थे, आप मुस्लिम आपने यूनिवर्सिटी विकास की की कोई बात कर बात रहे नहीं थे, की, आपने आप धार्मिक जुम्मे की ध्रुवीकरण के नमाज नाम की पर बात जीता कर है रहे थे, चुनाव। आप तुष्टिकरण धार्मिक वाले ध्रुवीकरण लोग के हो। नाम पर हम जीता विकास जब आपके यूसीसी की बात विकास करते के हैं, नाम पर जब हम भारतीय जनता यूसीसी की पार्टी बात पूरी करते तरह से हैं, तो पांच ये साबित हुई है। यूसीसी का विरोध करने लगते हैं। पूरी आप तरह से समानता पांच के साबित हुई है अधिकार को भारतीय जनता नकारने का पार्टी। काम करते हैं। कोई काम आप नहीं कर रहे चाहते हैं। नहीं, आप चाहते ही नहीं कि पूरी जनता को एक समान लाभ मिले, आप उसका भी विरोध सर, मैं करते हैं। देवचंद उत्तराखंडी जी के पास चले जाता जब हम 3 तलाक की बात करते हैं, तो आप लोग बोलते ठीक हैं है कि सर। हमारी सरकार आएगी तो हम 3 तलाक को रिस्टोर कर देंगे। स्मृति यानी ईरानी पर बात मुस्लिम कीजिए ना, बहनों वो के साथ कितना बड़ा जसोदा बेन पर अत्याचार बात कीजिए जो ना, बिना आपके तलाक मनों दिए के घर बैठी अंदर है। है, वो पूरी तरह उजागर हो रहा ठीक है। है, पूरी तरह ठीक है, उजागर देवचंद हो रहा उत्तराखंडी जी। है। शर्म आनी जब- चाहिए आप लोगों जब आप को, दोनों- शर्म आनी चाहिए। सवाल सुनिएगा डूब सर। मरिए, जब आप डूब मरिए कहीं ठीक है जाकर। संजीव जी, ठीक है, जब आप दोनों पार्टियों को मर देखते जाइए हैं जाकर। और दोनों ही पार्टियों का इस तरीके का आरोप प्रत्यारोप होता है, तो आप लोग ये मानते हैं कि इस बीच आप जनता के दिलों में जगह बना पाएं, उनके सामने जा पाएं? क्योंकि जब इस तरीके के आरोप लगते हैं, आप भी कह रहे थे, किस तरीके से लगता है कि जो मैं यही कह रहा हूं बार बार कि नेशनल पार्टियों के सामने जनता के दिलों में कैसे जगह बना पाएंगे? हालांकि उत्तराखंड क्रांति दल एक क्षेत्रीय दल है और जनता के दिलों में है, लेकिन वो वोट में कन्वर्ट नहीं होता दिखाई देता कभी भी। बिल्कुल रोहित जी, आपकी बात सही है। ऐसा नहीं है कि कन्वर्ट कभी नहीं होगा, ये जरूर होगा, लेकिन उसकी वजह यही है, ये जो दोनों पार्टियां हैं आपस में झगड़ा करके ये दिखाने की कोशिश तो करते हैं कि हम ज़्यादा विकास कर रहे हैं। अभी मैं देख रहा था कि वर्मा जी जिस ढंग से शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, वो सत्ता का कुछ नशा जैसे हमको नज़र लगता है, और उनको इन चीज़ों पर ऐसे शब्दों का कि बेतमीज हो, बेवकूफ़ हो, इन शब्दों का यूज नहीं करना चाहिए। बाकी रही बात जो मैं अभी बता रहा था, जनता के बीच हम ये आएंगे कि इन पिछले 24 सालों में इन दोनों पार्टियों ने उत्तराखंड के लिए कब और कब क्या क्या किया, ये सारे हमारे पास मुद्दा हैं। हमारे ये जो राष्ट्रीय मुद्दों के साथ साथ हमारा जब पहले अपना घर ठीक नहीं होगा तो हम आगे देश की बात कहाँ तक करेंगे। तो हमारे जो प्रदेश के जो राज्य स्तर के जो मुद्दे हैं, वो आज भी हमारा गैर सैन राजधानी जो एक सेंट्रल प्लेस है, वहाँ पर राजधानी होगा तो हमारा और चीज़ों पर क्या इफेक्ट आएगा, पलायन रुकेगा, ये बहुत सारी चीज़ें। तो पलायन हमारा मुद्दा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, रोजगार दिलाने का उसके लिए हमारे पास मुद्दे हैं। उसके हम पूरा विजनरी लेकर के, एक विजन लेकर के साथ में चल रहे हैं, और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हम उसको कैसे कार्यान्वयन करेंगे, इस ढंग से हम जनता के बीच में जाएंगे। अभी तक आप देख रहे होंगे कि हर आदमी का हम ये कर देंगे, हम पौड़ी का विकास करेंगे, टिहरी का विकास कर देंगे, लेकिन ये विजन के साथ ये नहीं बताएंगे कि कैसे करेंगे। जब इनको पूछा जाता है कोई सीधा सवाल, तो ये अगेन फिर एक टेप रिकॉर्ड की जैसे टेप रिकॉर्ड को ऑन करके उसको उगलना शुरू कर देते हैं। अभी हमने बात करी थी कि मुद्दे पे जो सवाल पूछा गया है उस सवाल पर बात करो, तो फिर भारतीय जनता पार्टी ये करती है, वो करती है, एक रील जैसे है उसको पढ़कर सुनाया जाता है। बड़ा विडंबना है इस बात का। मैं कॉर्पोरेट में जो मैं पूछ रहा था, EPF 95 की बात कर रहा था, उसमें
ज़्यादा दूर मत जाओ, हमारे हरिद्वार में है, हमारे एक जो है इकोनॉमिक जोन बने थे यहाँ पर, जो पहले कांग्रेस के टाइम में कुछ उनका हम सपोर्ट करते उन्होंने बनाए थे, वो आज के आज वहीं के वहीं हैं। इन्होंने रोजगार लाने के लिए कौन सा नया इकोनॉमिक जोन इस हमारे उत्तराखंड में बना दिया। अब ये बोलते हैं हमने जो है बाहर से उद्योगपतियों को यहाँ लाकर उनको यहाँ पर उद्योग बढ़ाना चाहते हैं। ये एक ढकोसला है और इस ढंग से यहाँ पर की जमीन बेचने का काम किया जा रहा है। हम बार बार आते हैं, ये बोलते हैं हमारे पास में सबका विकास और सबका विकास की बात नारा लगाते हैं, सबका साथ सबका विकास। हमारे पहाड़ में नारियां सुरक्षित नहीं है। ये करते हैं 5 लाख का हमने आयुष्मान कार्ड दिया। मैं रोहित जी, विडम्बना है, रोना आता है इनकी बातों पर कि आयुष्मान कार्ड की फैसिलिटी सिर्फ देहरादून में कुछ ही हॉस्पिटलों में है, और जब तक हमारा जो पहाड़ से, गंगोत्री से और नीतिमाना से सड़क तक जब कोई मरीज आता है तो वो दम तोड़ देता है। इनका ये 5 लाख का आयुष्मान कार्ड किस काम आएगा और कहाँ पर आया। मैं तो भुक्तभोगी हूँ, मैं समाज सेवा भी करता हूँ, मैं कई बार हॉस्पिटलों में गया हूँ, जब वो बोल देते हैं कि ये बीमारी इसमें नहीं कवर है, और ये यहाँ पर खोखला बयान देते हैं कि हमारा आयुष्मान कार्ड ये करता है वो करता है, तो एक इनकी रील है। हम जनता के बीच दोनों पार्टियों का बहुत अच्छा है, इनका ये आपसी क्या नाम बोलते हैं मतभेद चलता रहे, एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे, और वो आरोप हमको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और हम मुद्दों को लेकर विजन के साथ में अपने 5 सीटों पर उतरेंगे, जनता के बीच हैं, और फिर जाएंगे और फिर बताएंगे, और 19 तारीख का रिजल्ट आपके सामने। ठीक है सर, ठीक है। संजीव जी। रवि जी देखिए, मैंने जैसे पहले भी कहा, हम लोग विकास के मुद्दे पर चुनाव मैदान में हैं। हमने जो जो काम किए, हम जनता से उसका फीडबैक भी ले रहे हैं कि आपको ये जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं या राज्य सरकार की योजनाएं हैं, उसका लाभ आपको मिला नहीं मिला। तो हमारा एक लगातार एक ये भी अभियान, लाभार्थी तक पहुंचने का अभियान लगातार जारी रहा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश से लेकर आज पन्ना प्रमुख तक जो हमारी एक रचना है, हम लोग प्रत्येक मतदाता तक डायरेक्टली जा रहे हैं, और जिस तरह से माननीय मोदी जी के ऊपर पूरे देश की जनता विश्वास करती है। मैं अभी 2018 का आपके सामने उल्लेख कर रहा हूँ। माननीय मोदी जी ने कहा कि हम 6,000 रुपये किसानों को किसान सम्मान निधि देंगे। उसी समय इंस्टेंटली राहुल गांधी जी ने कहा हम 72,000 रुपये देंगे। 6,000 और 72,000 में 12 गुने का अंतर है, लेकिन देश की जनता जानती थी, देश की जनता विश्वास करती थी कि माननीय मोदी जी जो कहेंगे वो करेंगे, और राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने दूर से दूर तक कहीं सत्ता में आना नहीं है, और ये वो हैं जो पर्ची लेके पढ़ते हैं, और पर्ची में जो इन्हें लिख के दे दिया जाता है वही आगे बोलते हैं। तो धरातल पर इनका कुछ न पहले दिखाई दिया, न आगे इनका कुछ दिखाई देना है। तो मैं इस बात का उल्लेख इसलिए किया कि जो बोला वो किया, और जनता माननीय मोदी जी के द्वारा जितनी गारंटी आज जनता को दी गई है उसके ऊपर पूरा विश्वास कर रही है। और एक बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की हमारी जो 5 सीटें हैं, 5 सीटें हमारे पिछली बार का जो मत प्रतिशत हमारा रहा है भारतीय जनता पार्टी का, उससे मैं सोचता हूँ 10 से 15% हर कॉन्स्टिट्यूंसी में प्लस होके इस बार मिलने वाला है। और एक पूरी वेव है, एक प्रचंड वेव है, ठीक है, प्रचंड वेव है। और जिस तरह से अभी आप हरीश रावत जी की यदि आप बात कर रहे हैं, हरीश रावत जी देखिए, वो स्वयंभू नेता हैं कांग्रेस पार्टी में। वो एक तरह से ऐसा लगता है कि उत्तराखंड कांग्रेस बोलने चाहे हरीश कांग्रेस बोलें, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची जैसे लगते हैं। लेकिन सर अगर हरिद्वार पर देखा जाए तो हमने देखा है कि किसानों के लिए जब यहाँ पर उनके कार्यकर्ताओं पर जिस तरीके से मुकदमे दर्ज हुए थे, उसके बाद थाने के बाहर वो पूरी रात बैठे रहे, वहीं पर धरना दिया, सुबह योगा करते दिखाई दिए, गन्ने के समर्थन मूल्य को लेकर वो लगातार बने रहे। 2022 के चुनाव में अगर हम बात करें तो वहाँ पर सीधे तौर पर जो सीटें हैं वो भी वहाँ पर ज़्यादा आई। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये टफ आपको हरिद्वार सीट पर नहीं सर। रवि जी देखिए, जब हरीश रावत जी वहाँ गए, वो केवल और केवल एक राजनीतिक नौटंकी करने के लिए वहाँ पर गए। अब जब आप गन्ना मूल्य के में बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं, तो उससे पहले ही सरकार के द्वारा इसके ऊपर एक तरह से
फैसला ले लिया गया था। और जब जब किसानों की जिस भी प्रॉब्लम के लिए गए वो चीज़ें पहले ही सरकार के द्वारा पहले ही संज्ञान में सरकार के थी और सरकार ने उसके ऊपर सकारात्मक पहलू अपनाते हुए उन सारी चीज़ों को पहले ही लगभग सॉल्व कर लिया। वो उस केवल और केवल वहाँ पर श्रेय लेने के लिए जाते थे और केवल और केवल राजनीति करने के लिए जाते थे। और जनता, हरिद्वार की जनता अच्छे से जानती है कि हरीश रावत जी की कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या वक़्त है। आज हरीश रावत जी, आप एक सेकंड सर, जो कांग्रेस पार्टी बार बार मातृशक्ति की और महिलाओं की बात करती है, ये वही कांग्रेस पार्टी है जो पिछले चुनाव में बोलती है 40% मातृशक्ति को और लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। तो यहाँ पर 70 में से 40% यानी 28 सीटें इन्होंने 5 सीटें महिलाओं को दी, उसमें से भी एक सीट छीन कर हरीश रावत जी ने स्वयं उसके ऊपर चुनाव लड़ा। तो मातृशक्ति के प्रति इनके मन में क्या सम्मान है वो इन सारी चीज़ों से दिखाई देता है। आप ये देखिए, हरीश रावत जी लड़ेंगे, हरीश रावत जी का लड़का लड़ेगा, हरीश रावत जी की लड़की लड़ेगी, उनकी पत्नी लड़ेगी, उनका साला लड़ेगा, उनका साला प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, उनकी भांजी प्रदेश की प्रवक्ता बनेगी। यानी कि आज अगर आप पूरा का पूरा ये देखें, इनका सिस्टम देखें, तो मैं सोचता हूँ आधी कांग्रेस तो हरीश रावत जी के परिवार से आच्छादित है। ठीक है सर, तो यह एक तरह से पूरी तरह से परिवारवाद का एक दिल्ली में गांधी परिवार और उत्तराखंड में हरीश रावत परिवार। आशीष जी, अगर मैं हरिद्वार की मैं बात करूं तो यहाँ पर भाजपा का ये कहना है, आप सुन रहे हैं कि जो भी मुद्दे उठाए थे, जो भी आप लोगों ने उठाए थे, सरकार ने वो पूरे कर दिए। तो ऐसे में जब मुद्दे पूरे हो गए तो सीधा सीधा फायदा भाजपा का ये कहना है कि उनको मिलेगा। क्या कहना है इस पर आपका? देखिए, ये चश्मे जिनसे ये सब वादे पूरे होते हुए दिखाई दिए हैं, ये चश्मे हो सकता है देहरादून के भाजपा कार्यालय पर ही मिलते हो। किसानों के गन्ने भुगतान की बात हुई तो गन्ने का जो मूल्य है ना तो उसमें बढ़ोतरी उत्तर प्रदेश के मुकाबले हुई है और साथ 2019 का तो भुगतान है वो आज तक लंबित है। मैं उदाहरण दे रहा हूँ इकबालपुर शुगर मिल का। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो प्राइवेट शुगर मिल है वहां पर है, लेकिन बाकी जगहों पर भुगतान नहीं है। दूसरी स्थिति इन्होंने बताई कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से बहुत बड़ी बड़ी योजनाओं को लेकर आ रही है, लेकिन उन योजनाओं के नाम भी शायद किसी को याद नहीं है और कांग्रेस के समय की योजनाओं को ही पूरा कर रहे हैं। देहरादून में एक एयरपोर्ट है, उस एयरपोर्ट को भी इन्होंने अदानी को ठेके पर दे दिया है, यानी उसको बेच चुके हैं। और देहरादून के अंदर पूरे देहरादून नहीं, मैं हरिद्वार लोकसभा की बात करूंगा, पिछले 10 साल में जो मोदी जी के पिछले 7 साल जो स्थानीय सरकार के हैं, एक भी नया प्राइमरी स्कूल, नया कोई मिडिल स्कूल, ना कोई डिग्री कॉलेज, ना कोई बड़ा हॉस्पिटल, ना किसी हॉस्पिटल का अपग्रेडेशन। ये तो चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में है। उसके अलावा जो हाईवे राज्य सरकार द्वारा बने हैं उनकी जो कीमतें 4-4 गुना बढ़ा दी गई और टोल हर रोज बढ़ जाते हैं। और जो टोल अभी कुछ दिन पहले 50 रुपए का टोल हुआ करता था, आज वो 120 रुपए का टोल हो गया है। टोल भी लगातार बढ़ा रहे हैं। उसके बाद गैस के दाम जैसे ही कम होते हैं तो ये छाती पीट कर कहते हैं कि हमने कम कराए, जब बढ़ते हैं तो ये अदानी और अंबानी की फोटो लगाकर नाचने लगते हैं। दूसरी बात बताऊंगा, भ्रष्टाचार की बात करेंगे। हाकम सिंह के हाकम तो आज हरिद्वार से प्रत्याशी हैं, उन्हीं के इशारे पर उन्होंने वो सारे घोटाले किए हैं। अंकिता भंडारी का वीआईपी आज भी भाजपा कार्यालय में मौजूद है। और ये सारी चीजें, ये महिला सम्मान की बात करते हैं। यदि आप हमारे कांग्रेस के महिला विधायक पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे नैना साहनी को भूल गए जिसको तंदूर में जला दिया गया था, भंवरी को भूल गए, 6,810 जो रेप हत्याएं हुई राजस्थान में आपकी सरकार के दौरान, उसको भूल गए। जो निर्वस्त्र करके महिलाओं को घुमाया गया आपकी सरकारों के, जिस तरह से उनको भूल गए। झारखंड की अंकिता को भूल गए। समझ में आ रहा है कि वेस्ट बंगाल की जो निर्वस्त्र करके आपने महिला को घुमाया उसको भूल गए। मणिपुर की बात कर रहे हैं क्या? अरे मणिपुर की बात कर रहे हैं क्या? मैं मणिपुर की बात कर रहे हैं क्या? मैं मणिपुर की भी बात कर रहा हूँ। की बात कर रहे हैं तो बोलिए। मैं मणिपुर की भी बात कर रहा हूँ, लेकिन आप डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। प्रधानमंत्री पर शर्म महसूस होने लगी है। आप मणिपुर की बात करेंगे, 8.5 करोड़ का भारतीय जनता पार्टी उसके लिए आप शोर मचाते हैं। आप दीक्षा की बात करते हैं, आपने दीक्षा के लिए कुछ बोला, जिसके आपने कुछ बोला, उसके लिए एक शब्द भी बोला, दही जम जाती है,
दही जम जाती है, दही जम जाती है। शाखा लगाते हैं, ठीक है समझ में आ संजीव गई जी। बात। कांग्रेस का हाथ भ्रष्टाचारियों के नहीं, ये साथ, चुप नहीं होंगे आज ना। शराब घोटाले में क्योंकि उसके साथ खड़े हैं बुद्धि के केजरीवाल लोग के। हैं, आप इन्हें केवल शर्म गोबर नहीं करना आती आता है, आप मोदी लोगों गोबर को? करते हैं। शर्म नहीं आती आप ये तो- लोगों को? ये तो गाय भैंस को केजरीवाल भी के पीछे साथ छोड़ खड़े दोगे। हैं आप। संजीव जी सुन गाय लेते और हैं भैंस भी इतनी समझदार होती है कि उसे पता है कि किस वक्त मुंह खोलना है और कहाँ खोलना है। लेकिन जिस तरीके से बोलता है, जिस तरीके से इनकी भाषा है, जिस तरीके से इनका आचरण है, ये एक तो डिबेट पे बैठने लायक नहीं है। मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी वैचारिक रूप से और अपने काम को करने के रूप से किसी भी रूप में देखी जाए तो भाजपा मानसिक और आप मौके पर अगर देखी जाएगी प्रैक्टिकल रूप में भी, तो एक बांझ के रूप में है। वो न तो अच्छा नेता दे सकती है, आशीष न जी, वो देखिए, अच्छा बात- काम दे सकती है। आप वो केवल देखिए, जुमले दे क्या देखिए, बोल सकती रहा है। है? देखिए, क्या वो बोल केवल रहा है? जुमले बांझ दे क्या सकती है, होता वो है? केवल झूठ क्या बोल होता देखिए, है? मुद्दों पर बात कर बदतमीज लेते हैं, आदमी? मुद्दों पर बात कर लेते हैं। ये बांझ केवल क्या जगन्नाथ होता है? मंदिर के क्या पुजारी होता की है प्लेट बांझ? चुरा सकते हैं और बदतमीज। कोई काम नहीं करेंगे ये। ठीक है सर, ठीक है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं। संजय, आशीष जी, नहीं, शब्दों का इस्तेमाल तो इनके लिए करना पड़ता है ना। जब आपने इनकी डिबेट कराई और ये लगातार अपना भाषण पूरा दे रहे थे, हम चुपचाप सुनते रहे, तो क्या जरूरत है बीच में इस तरह से मैं कूद के भाषण पड़ने नहीं की? दे रहा था। क्योंकि मालूम मैं है ना, भाषण नहीं दे रहा था। पोल खुलेगी, इनका तयमन, उन इनकी चीजों गठड़ी का बड़े उल्लेख बाजार कर खुल रहा रही है। था। मैं उन चीजों का और उल्लेख कर रहा था बेरोजगार जो भी काम तैयार हमारी है सरकार के इनके द्वारा इंतजार किए में। गए। ये वो मिलेगा भाषण सही नहीं कहीं था। पर। ठीक है सर, वो ठीक है, भाषण ठीक है, नहीं था। ठीक है। मैं देवचंद उत्तराखंडी जी से लास्ट कमेंट ले रहा हूं। सर, इन्हीं दो पार्टियों के बीच आपको अपने आप को मजबूत करना है, कैसे कर पाएंगे? देखिए रवि जी, सबसे पहले तो मैं ये आपसे निवेदन करूंगा कि इस चैनल पर जो बात हो वो पार्टियों का एक तरफ से मैनिफेस्टो जाए, पार्टियों के कुछ पुराने कामों की चर्चा हो, एक दूसरे को इस टाइप की लैंग्वेज बेतमीज, बेवकूफ़ और फिर दूसरे अन्य शब्दों का बान जैसे अन्य शब्दों का भी प्रयोग ना हो। पर्सनल मैं अटैक निवेदन नहीं करूंगा होना इन दोनों नेताओं से। शब्द अच्छा है। मैं पहले मेरी बांझ बात सुन लो सर। शब्द आप अच्छा है। बीच में, दोनों वर्मा को ही जी, कह रहे हैं आपको सर। बहुत बार देखा, आप बीच में टोकते हैं जबकि ठीक है हम सर, सुन रहे हैं आपकी वो बात। दोनों- अभी हमारा इन दोनों पार्टियों के बीच में बिल्कुल हम आश्वस्त हैं, खास तौर पर हरिद्वार से में भी, पौड़ी में भी और टिहरी में भी और बाकी अन्य जगहों में भी जहां पर हमारे उम्मीदवार नहीं है, वहां पर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो मिनिमम जो हमारे कॉमन जो सुझाव होंगे, जो उत्तराखंड की विकास की बात करेगा, वही उत्तराखंड पर राज करेगा। इन मुद्दों के साथ, इन बातों के साथ में लेकर के इन दोनों पार्टियों के झगड़े में निस्संदेह हम जरूर जीत पाएंगे। ये हमारा ये है निवेदन भी है जनता से कि हम जनता के बीच में सरकार की उपलब्धियों के साथ भी अगर इनकी उपलब्धियां होंगी तो बताएंगे। ठीक है ऐसा सर। नहीं है कि हम अपनी उपलब्धि बताएंगे, ऐसा हमने दूसरों की उपलब्धि को अपनी उपलब्धि नहीं बताएंगे, जैसे बिल्कुल बीजेपी ठीक कहा बार-बार आपने, बिल्कुल कर रही ठीक है। कहा कि जनता हम जिसके अपनी साथ होगी कार्रवाई, वही अपना जीतेगा। विजन लेकर जाएंगे ठीक है सर। और निस्संदेह जीत हासिल करेंगे। ठीक है सर। संजीव जी, आशीष जी, देवचंद जी, आप सभी का, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम मुद्दों पर बात हुई। कुल मिलाकर यही है कि जनता जिसके साथ होगी वही पार्टी जीतेगी और इन 5 लोकसभा सीटों के जो परिणाम हैं वो जब आएंगे तो हम सब के सामने ये तमाम चीज़ें स्पष्ट होंगी कि जनता ने किस हिसाब से किन चीज़ों को ध्यान में रखकर वोट दिया और किसको इस वक्त अपना नेता चुना। फिलहाल बिग फाइट में इतना ही। नमस्कार।